दोस्तों, सीटेट को पास करने के लिए हम आपको इतने आसान आसान तरीके बताने वाले हैं। अगर आपने इन तरीकों को समझ लिया तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। पहला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन हैं सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को, मानकीकृत परीक्षण को, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्नों को, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को। दोस्तों, जब भी समाजीकरण या समाज की बात आएगी तो समाजीकरण हमेशा संयोग से होगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, सहयोगी प्रोजेक्ट विधि से। अगला है, अपनी कक्षा की व्यक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन हैं शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। दूसरा है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामांकित करें। तीसरा है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। चौथा है, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, हमेशा बच्चों को हम किसी भी आधार पर अलग नहीं करेंगे, चाहे अंकों की बात हो या किसी और चीज़ की। जब भी बच्चों को अलग करने की बात आएगी तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। और जहां नियमों की चाहे कठोर हों या सरल, नियम बच्चों के लिए लागू नहीं करने हैं। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। जब भी बच्चों को हम किसी भी चीज़ के लिए महत्व देंगे वो सबसे सकारात्मक ऑप्शन माना जाएगा। और शिक्षण और आकलन के समान तरीके हम नहीं अपना सकते, क्योंकि कोई बच्चा अधिक बुद्धिमान होता है, कोई निम्न बुद्धिमान। अगला है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि पहला ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। दोस्तों, जब भी आपको किसी चीज़ की तुलना करनी है, हमने आपको बताया था कि बच्चों की तुलना हमेशा गलत होगी और किसी भी ऑप्शन में केवल शब्द दिखाई दे उसे आप हमेशा गलत मानिए। और जो भी चीज़ बच्चों में भय और तनाव पैदा करेगी वो भी हमेशा गलत होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, सबसे आकलन वह उद्देश्यपूर्ण होता है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? ऑप्शन हैं सत्तावादी की, अधिनायकी की, अनुमति परक की या सुविधादाता की। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुविधादाता की भूमिका होती है। शिक्षक हमेशा बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अगला है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पहला है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एकमात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित मानी जानी चाहिए पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। दोस्तों, जो चीज़ प्रभाव नहीं छोड़ेगी उसका शिक्षण में कोई महत्व नहीं होता है। और केवल और एकमात्र, ये दोनों एक जैसे शब्द हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन है, एक काल्पनिक लक्ष्य है, दूसरा है जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, तीसरा है विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, चौथा है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। दोस्तों, जब भी आपको चार ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन बाकी तीनों से अधिक बड़ा दिखाई दे, उस ऑप्शन के 99% सही होने के चांस होते हैं। अगला है,
विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है, ऑप्शन है, गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। दूसरा है, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तीसरा है, सही है, क्योंकि इससे कक्षा का अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। चौथा है, गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ये कथन पूरी तरह सही है और बच्चे एक दूसरे से कौशल सीखते हैं। अगला है, एक सुनने में असमर्थ बच्चा। ऑप्शन है, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। दूसरा है, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। चौथा है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी भी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, आप बच्चों को किसी भी बारे में गलत नहीं कहेंगे, किसी भी चीज़ को लेकर के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है? पहला ऑप्शन है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। दूसरा है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तीसरा है, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। चौथा है, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। दोस्तों, इससे पहले भी हमने बताया था कि कोई ऑप्शन अगर बाकी तीनों ऑप्शनों से अधिक बड़ा है तो उसका सही जवाब वही होता है। इसका भी सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। दोस्तों, अगर कोई ऑप्शन बच्चों के जीवन के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है तो आप उस ऑप्शन को आंखें बंद करके सही लगा दीजिए। अगर प्रश्न सकारात्मक पूछा गया है, इसका भी सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। दोस्तों, बच्चे किसी भी चीज़ के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता या जब भी बच्चों के बारे में निष्क्रिय शब्द दिखाई दे वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। यानी जिस जिस ऑप्शन में पहला दे रखा है वो गलत हो गया। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। बच्चे समस्या समाधान करता हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय निवेशक हैं। अगला है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पहला है, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। दूसरा है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तीसरा है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। दोस्तों, किसी भी चीज़ के लिए हम बच्चों में दंड का उपयोग नहीं करेंगे और बच्चों को प्रोत्साहन देना सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे।
ऑप्शन हैं जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तीसरा है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। चौथा है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और शिक्षार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। अगला है एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचारों के बारे में पता चलता है। पहला है बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। ये बिल्कुल सही है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ये भी कथन सही है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। पहला है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। दूसरा है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। तीसरा है काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। चौथा है इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। दोस्तों, इनमें से अगर आप बच्चे होते तो इनमें से कौन सा शब्द सुनकर आप सबसे अच्छा महसूस करते। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इससे इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अगला है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन हैं उनमें चिंता और डर पैदा करके। दूसरा है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। तीसरा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। चौथा है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके। दोस्तों, एनसीएफ 2005 भी कहता है कि शिक्षक विद्यार्थियों की मदद का काम करेंगे। अगला है किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन हैं सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। दूसरा है रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। दंडात्मक उपयोग का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। चौथा है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सकें। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि अंकों के लिए किया गया कार्य हमेशा गलत होगा और बच्चों को हम कभी भी किसी चीज़ के लिए दंड नहीं देंगे। और रटकर याद करना, ये तीनों ही शब्द नकारात्मक होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। आप ऐसे ही नकारात्मक शब्दों से ऑप्शनों को काटकर प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ऑप्शन हैं निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन का, शारीरिक दंड का, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम का, प्रतियोगितात्मक कक्षा का। दोस्तों, हमने आपको बताया है कि तुलना किसी भी आधार पर कैसे भी नहीं करनी है और दंड भी चाहे शारीरिक हो या किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है। और कक्षा में प्रतियोगितात्मक बिल्कुल भी वातावरण नहीं होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम सबसे अच्छा प्रभावशाली उदाहरण है। अगला है विकास का
सिराह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन हैं सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी की ओर। दोस्तों, सिरा का अर्थ होता है सिर और पदा का अर्थ होता है पैर, यानी सिर से पैर की ओर। अगला है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन हैं जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। अगला है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होंगी। ऑप्शन हैं आनुवांशिकता और पर्यावरण का, वृद्धि और विकास का, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पौष्टिकता का। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का। दोस्तों, बच्चे में हम पर्यावरण से और आनुवांशिकता ये दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे के विकास में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन हैं परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। दोस्तों, गौण वाहक यानी जो दूसरे नंबर के होते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्राथमिक वाहक होता है परिवार, और जहाँ जहाँ आपको परिवार दिखाई दे वो ऑप्शन अपने आप कट जाएगा, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यालय और पास पड़ोस। परिवार को छोड़कर बाकी सभी जो साधन हैं वो गौणवाहक कहलाते हैं, यानी द्वितीयक साधन। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन हैं संतुलन, सामाजिक अन्योन्य, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। दोस्तों, जब भी आपको लेव वाइगोत्स्की शब्द दिखाई दे तो आपको ऑप्शनों में एक ही शब्द ढूंढना है, सामाजिक। जिस भी ऑप्शन में आपको सामाजिक शब्द दिखाई दे और बात लेव वाइगोत्स्की की जाए तो वही ऑप्शन हमेशा सही होगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की सामाजिक से संबंधित हैं। अगला है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। तर्क है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन हैं दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। दोस्तों, आप अपने माता पिता के सामने अगर अच्छा व्यवहार करते हैं तो सबके माता पिता यही कहते हैं, मेरा अच्छा लड़का या मेरी अच्छी लड़की। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन से संबंधित होगा। अगला है, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन हैं शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। दोस्तों, पेडागोजी में सक्रिय शब्द सबसे अच्छा और सबसे पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। जिस भी ऑप्शन में आपको सक्रिय शब्द दिखाई दे और प्रश्न सकारात्मक पूछा गया हो तो आप उसका सही जवाब वही ऑप्शन लगा दीजिए। अगला है, जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन हैं समायोजन और अनुकूलन के रूप में,
समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामीकरण और संशोधन के रूप में, या समावेशन और समायोजन के रूप में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसे समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। अगला है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्याख्या में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, ऑप्शन है, खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। दोस्तों, खोज के लिए प्रोत्साहन देना किसी भी ऑप्शन में अगर दे रखा है तो वो ऑप्शन सबसे पॉजिटिव माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, खोज को प्रोत्साहन देना। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, ऑप्शन है, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सकें। दूसरा है, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। चौथा है, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदली जाती। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई ऑप्शन बाकी 3 ऑप्शनों से अधिक ज़्यादा ही बड़ा है तो उसके सही होने के 99% चांस होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, आपको हमने जो भी ट्रिक बताई हैं उनको फॉलो करके आप इसका जवाब हम लोगों को कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका जवाब सही होगा तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगला है, लिंग है, ऑप्शन है, जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है। दोस्तों, लिंग का निर्धारण समाज ने किया है। ये एक सामाजिक संरचना है। दोस्तों, ऐसे ही आसान भाषा में पेडागोजी को समझने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।